हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई सभी लोग। आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी तैयारी पे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा कंसेप्ट समझने वाले हैं, किस तरीके के यहाँ पे सवाल बनते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ होता है। सारी की सारी जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर से देख कर जाइएगा, ताकि आने वाले क्वेश्चंस में आपके पास में आइडिया रहे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रोसेस करना है। अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो प्रीवियसली अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है तो आप बेहद आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो सारे फॉर्मूले सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में रिकॉल करने वाले हैं, तो बिल्कुल आखिरी तक जुड़े रहिएगा। देखिएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमारे पास में चीज़ होती है, एक तो हमारे पास सबसे पहले निकल कर आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है, बिल्कुल साधारणतः लगता है। एक बार जितना ब्याज लगा हर बार उतना ही ब्याज आपका लगता चलेगा। लेकिन साधारण ब्याज के बाद में कहानी निकल कर आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जो कहलाता है भाई बुद्धिमानों का ब्याज। इसमें हमारे पास में क्या कंडीशन होती है कि एक साल का जो ब्याज होगा उस ब्याज के ऊपर भी हमारे पास में क्या लगते जाता है, ब्याज यहाँ पे लगते जाता है। तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, जो पैसा हमने उधार लिया उसके ऊपर भी ब्याज हमें लगता चला जाएगा। लेकिन देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट को लेके हम बात करते हैं कि यदि हम एक साल के लिए बात कर रहे हैं, केवल और केवल अगर हम एक साल की अवधि के लिए बात कर रहे हैं, एक साल या अगर हम एक अवधि कहें ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कई बार 6 महीने में काउंट कर लेते हैं, 3 महीने में काउंट कर लेते हैं। तो एक कंपाउंडिंग साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो चाहे हमारे पास साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे एक साल का साधारण ब्याज और सालाना रूप से चक्रवर्धित एक साल का साधारण ब्याज, तो पहले साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दोस्त, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल ही बराबर हमारे पास में होते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखने की जरूरत है, हमें इससे सवालों में आसानी होगी। साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मली हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज में अगर एक साल में 5% साधारण ब्याज मिल रहा है तो 10 साल का कितना मिलेगा, 50% मिल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्ट ऐसे टाइम का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले साल का जो 5% ब्याज मिला है उसके ऊपर भी हमें अगले साल क्या होगा भाई, इस 5% ब्याज के ऊपर भी 5% मिलेगा, और जो पैसा हमने उधार लिया उसके ऊपर भी 5% मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम 5% के हिसाब से 2 साल की बात करते हैं तो हमें साधारण ब्याज 2 साल में तो 10% ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल जाएगा, 5% तो मिलेगा पहले साल, दूसरे साल भी 5%। लेकिन पहले साल का जो 5% ब्याज मिला है उसके ऊपर भी 5% मतलब 0.25% हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 10.25% हमें ओवरऑल ब्याज यहाँ पे मिलता है। ठीक है भाई। देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा जो ब्याज लगता है मेरे भाई, वो हमेशा किस पे लगता है, तो मिश्रधन के ऊपर ब्याज बनते जाता है। मिश्रधन क्या होता है, तो जो पैसा हमने उधार लिया वो होगा मूलधन, और जो पहले साल के बाद जो ब्याज बनेगा वो होगा हमारा ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज के ऊपर हमेशा क्या लगता है, यहाँ पर ब्याज यहाँ पे लगता है। देखिएगा गणना किस तरीके से इसकी की जाती है, इसको हम समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना क्या होती है भाई, प्रत्येक वर्ष के अंत में राशि पर की जाती है, जबकि साधारण ब्याज में हम कहां पर करते हैं, हर बार हम इसमें मूलधन पे ही गणना करते जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ब्याज की दर हमारे पास में अलग अलग है भाई, पहले साल हमारे पास 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे वर्ष के लिए 30% है। तो मिश्रधन अगर हम गणना करने की कोशिश करें तो सपोज अगर मैंने भाई 100 रुपए अगर उधार लिया है तो पहले साल मुझे कितना लगेगा दोस्त, 10% ब्याज लगेगा। इसका मतलब एक साल के बाद में मुझे कितना पैसा पटाना होगा, तो 100 रुपए तो मैं दूंगा ही वापिस, साथ ही साथ इस पे 10% में ब्याज भी दूंगा, मतलब 10 रुपए। तो एक साल के बाद में मेरे पास में जो मिश्रधन बना वो अपने आप में कितना बन गया, 110 रुपए। अगर मैं 110 रुपए यहाँ पे नहीं पटाता हूँ, अगले साल के लिए मैं इसको लेके चलता हूँ ब्याज में, तो अगले साल के लिए अगर मेरे पास 20% का रेट है तो अब जो 20% लगेगा वो 100 पे ना लग के किस पे लगेगा, इस 110 के ऊपर क्या लगेगा मेरे दोस्त, 20% ब्याज लगेगा। 110 का 20% 22 रुपए होगा। तो अब अगले साल के लिए मेरे पास में जो मुझे अमाउंट पेड करना होगा वो कितना बन जाएगा, 110 पहले था, 22 रुपए ब्याज लग गया, 132 रुपए हो जाएगा। अब अगली बार 132 पे अगर मैं देखूं तो तीसरे साल के लिए अगर रेट मेरे पास 30% है तो इस 132 पे ही मुझे कितना लगेगा, पूरा पूरा 30% का रेट लगेगा। 30% कितना होगा, 39.6, मतलब ओवरऑल मेरे पास में 3 साल में यहाँ पर मुझे कितना पेड करना पड़ेगा, 171 रुपए 60 पैसे पेड करना पड़ेगा। देखिएगा अगर साधारण ब्याज होता तो 10 20 30 30 और 30 60% ही मात्र होता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण 100 की राशि सीधे सीधे कितनी हो गई भाई, 171 रुपए 60 पैसे, मतलब मुझे कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तो 71.6% मेरे पास में ओवरऑल यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा हुआ है। या हम इसे चाहे तो फ्रैक्शन की सहायता से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं जाती है।
देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से इसके जो फॉर्मूले हमारे पास में यूज में आते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो देखिएगा भाई, अमाउंट जो होता है क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज मिला के अमाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं मिश्रधन। मूलधन हमारे पास में प्रिंसिपल कहलाता है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम सीआई का यूज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आर यूज किया जाता है। अब देखिएगा टाइम यहाँ पर ना लिख के हम टाइम को ना लिखकर हम यहाँ पर यूज करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स का, कि कितनी बार हमारे पास में ब्याज यहाँ पर चक्रवृद्धित हो रहा है। जैसे अगर सालाना हमारे पास में कंपाउंडिंग हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ कंपाउंडिंग के बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास 6 माही कंपाउंड हो रहा है और टोटल 2 साल के लिए हमने पैसा उधार लिया है, तो देखिएगा 6 महीने में जब कंपाउंडिंग होगी तो 4 बार हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज यहाँ पर काउंट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ साइकिल कितने हो जाएंगे भाई, 2 साल में कितनी बार 6 महीने कंप्लीट होंगे, तो 4 बार। तो टोटल एन की जो वैल्यू होगी या चक्रों की संख्या जो होगी वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 4 यहाँ पर बन जाएगी। आगे देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना हो तो मिश्रधन माइनस मूलधन हो जाएगा। मिश्रधन माइनस हम क्या कर सकते हैं, मूलधन यहाँ पर कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो हम अमाउंट लिखते हैं मेरे दोस्त, मिश्रधन लिखते हैं, तो मिश्रधन का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में वो हमारे पास में क्या निकल कर आता है, ध्यान रखिएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर क्या हो जाती है दोस्त, n हमारे पास में हो जाती है। P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n हमारे पास में मिश्रधन का फॉर्मूला हो जाता है। डायरेक्ट हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज को निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला हमारा होता है किसको निकालने का, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है मिश्रधन को निकालने का। अगर इसमें से हम वापिस से माइनस p कर दें या मूलधन को अगर हम इसमें से कम कर देते हैं तो मूलधन कम करने पर जो बचेगा वो अपने आप में क्या निकल कर आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास में निकल कर आ जाता है। तो फॉर्मूला केवल एक ही है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत सारी टेक्निक का यूज करते हैं। ट्री मेथड आपने पढ़ा होगा, पास्कल्स मेथड हम देखते हैं, है ना जी, ग्राफ मेथड हम देखते हैं, मल्टीपल टाइप की मेथड्स का हम यूज करते हैं। तो हम भी इनमें से किसी एक मेथड का यूज करेंगे और सवालों को सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें भाई कि ब्याज अगर हमारे पास में क्या हो रहा है, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से चक्रवृद्धित अगर होता है भाई, है ना, अलग अलग टाइम के हिसाब से अगर चक्रवृद्धित होता है, जैसे अगर ब्याज हमारे पास अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, और जब हम दर की बात करते हैं तो दर हमारे पास हमेशा क्या निकल कर आती है, सालाना दर हमारे पास में निकल कर आती है। साल की दर हमारे पास में निकल कर आती है। तो जब हमारे पास में ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है ना जी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम क्या करते हैं, तो देखिएगा रेट हमारे पास में क्या हो जाएगी भाई, आधी हो जाएगी, और टाइम हमारे पास में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इसका हम नॉर्मल सवालों में भी यूज करने वाले हैं, है ना जी, भले ही हम इन फॉर्मूला का यूज ना करें, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालें, लेकिन ये कंडीशन तो हमें हर जगह अप्लीकेबल करनी है कि जब भी हमारे पास अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित होगा तो हमें क्या करना होता है, रेट को हमें आधा करना होगा और जो टाइम हमारे पास में उसको हम जस्ट डबल कर देते हैं। आगे देखिएगा, जब हमारे पास त्रैमासिक रूप से संयोजित हो मेरे दोस्त, 3-3 महीने में अगर संयोजित हो, तो एक साल में कितने 3-3 महीने बनेंगे, तो 4 बार बनेंगे। इसमें क्या होगा, रेट हमारे पास में क्या हो जाएगी मेरे भाई, 1/4 हो जाएगी, और टाइम हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर प्रति माह संयोजित हो, हर महीने संयोजित हो, तो रेट हमारे पास डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, 12n हमारे पास में हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कंडीशन यहाँ पर चलती है। अब आगे देखिएगा, अगर हमारे पास में भाई और समय अवधि अगर हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके से दिया जाए, ब्याज अगर हमारे पास वार्षिक रूप से ही संयोजित हो, सालाना संयोजित हो, लेकिन टाइम कुछ ऐसा दे दिया जाए कि 3 सही 2/5 वर्षों के लिए हमें ब्याज निकालना है, 3 सही 2/5 वर्षों के लिए ब्याज निकालना है ना जी। तो 3 साल तो पूरे पूरे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 साल के लिए तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर n डायरेक्ट हमारे पास में हो जाएगा, अमाउंट से हम निकाल रहे हैं। अब अगर मुझे निकालना है बचे वाले 2/5 साल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/5r/100 हमें लेना होगा। अगर अलग अलग रेट हमारे पास में दिया जाए, अगर हमारे पास में अलग अलग रेट दिया जाए, तो देखिएगा अगर अलग अलग रेट हमारे पास में, वो पहले साल कुछ रेट है, दूसरे साल कुछ रेट है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन की सहायता से हम इसको निकालते हैं। P इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100 इंटू 1/R प्लस R/100 की सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा एक सवाल से हम इसको समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बेसिक सा सवाल देखिएगा, है ना, जब ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धित होता है, समय अवधि 2 वर्ष है और ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। तो सवाल क्या कहता है भाई, 12% प्रति वर्ष की रेट है, तो 12 महीने के लिए ब्याज दर 12% होगा। जब 12 महीने के हिसाब से रेट है हमारे पास में, तो 12 महीने के लिए ब्याज कितना होगा दोस्त, 12% होगा। अब हमें निकालना है 8 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए हम ब्याज दर कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा 12 महीने में मिला 12%,
1 महीने में मिलेगा 1%, 8 महीने में मिलेगा 8%। सीधी सीधी बात है, या कैलकुलेशन कर सकते हैं 12/12 इंटू 8, 8% हमारे पास में हो जाएगा। टोटल अगर टाइमिंग को लेकर बात करें तो देखिए टाइमिंग कितनी है मेरे दोस्त, यहाँ पर टाइमिंग है हमारे पास में 2 वर्ष, या हम कहें 24 महीने। 24 महीने है, ब्याज की कंपाउंडिंग कितने में हो रही है, 8-8 महीने में हो रही है। तो 24 को अगर 8 से डिवाइड करें तो कितनी बार हमारा ब्याज कंपाउंड होगा, 3 बार कंपाउंड होगा, 8 3 24। तो यहाँ पर टाइम कितना बन जाएगा, 3 साइकिल हमारे पास पूरे पूरे कंप्लीट यहाँ पर बन जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना होगा। अब देखिए कई बार हमारे पास ओवरऑल यहाँ पर ब्याज निकालने को लेकर बात आ जाती है। ओवरऑल हमारे पास में यहाँ पर ब्याज निकालने को लेकर बात आ जाती है कि अगर हम कभी टोटल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करें तो टोटल इंटरेस्ट हमारे पास में क्या हो जाता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेहद आसानी से सक्सेसिव मेथड की सहायता से। तो देखिएगा क्या होता है। देखिए ओवरऑल अगर ब्याज निकालना हो तो क्या करेंगे भाई, सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। अगर हमारे पास 2 साल के लिए ब्याज दी गई है, जैसे सपोज पहले साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 5%, तो 2 साल के बाद में ओवरऑल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा कितना, कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 साल के लिए अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं भाई a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये होता है हमारे पास सक्सेसिव रूप में। तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं ओवरऑल हमें 2 साल में कितना % ब्याज मिलने वाला है। अगर 3 सालों के लिए निकालना हो, तो 3 अलग अलग साल के लिए ब्याज निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 10,000। ए बी सी बाई कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 10,000 हमारे पास में हो जाएगा। ए बी और सी हमारे पास ब्याज दरें होंगी जो कि समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हमारे पास में हो सकती है। तो जब कभी इकट्ठी ब्याज दर निकालना हो तब हम इसका क्या करते हैं, यूज यहाँ पर करते हैं। आगे देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभावी ब्याज दर हमारे पास में क्या होती है। प्रभावी ब्याज दर हमारे पास में क्या होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की जिसमें टाइम लिमिट कम है तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये डाटा हमें याद रखना चाहिए, इससे हमारे पास सवाल बेहद आसान हो जाते हैं। देखिएगा अगर 5% का रेट है मेरे भाई, 5% का रेट है, और अगर हम इसमें बात करें कि 2 साल के बाद में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनेगा, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 10.25% आपको ओवरऑल ब्याज मिलता है। अगर 3 साल के बाद में बात करें तो 15.7625%, या आप 15.75% भी निकालेंगे, लगभग में आंसर करेक्ट आ जाएगा। 4 साल के बाद में 21.55% आपके पास में ब्याज मिलता है। 10% में देखें तो 2 साल में मिलता है 21%। 3 साल में अगर कंपाउंडिंग होती है तो 33.1%, 4 बार कंपाउंडिंग होती है तो 46.41% आपको मिलता है। ऐसे ही 15% में 32.25% मिलता है 2 साल में, 3 साल में मिलता है 52.08%, और 4 साल में मिलता है मेरे दोस्त 69.35%। 20% में बात करें तो 2 साल में 44% हमें मिलता है ब्याज, 3 साल में 72.8% मिलता है, और 4 साल में 107.36% आपको ओवरऑल यहाँ पर ब्याज देखने के लिए मिलता है। तो ये डाटा है, अगर आप याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भाई, जो अभी के जो लेटेस्ट एग्जाम है जिसमें कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है और जो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, ना किसी ट्री मेथड की आवश्यकता है, ना आपको पूरा SI CI लिखने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि SI और CI का डिफरेंस आपके पास में क्या होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमें इसे क्या करना है, याद रखना है। देखिएगा अगर 2 साल के लिए कभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 2 साल के लिए आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि CI और SI का डिफरेंस आपके पास में क्या निकल कर आता है। तो देखिएगा CI माइनस SI 2 साल के लिए अगर निकालना हो तो प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर आपके पास में हो जाता है, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर हो जाता है। और अगर 3 साल के लिए आपको डायरेक्ट अंतर दिया जाए तो देखिएगा क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू R/100 का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा 2 साल वाला, 300 प्लस R/100 आपके पास में एक चीज यहाँ पर निकल कर आ जाती है। केवल आपको वैल्यू पुट करना होगा, या तो आपसे डिफरेंस पूछेगा, या तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, या कुछ सवालों में रेट आपसे पूछेगा। 3 ही चीजें अननोन है, इन्हें आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सा यहाँ पे पोर्शन हो जाता है, और इतने ही प्रकार के हमारे पास में पूरे के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है। तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आए होंगे। इन कंसेप्ट को एक बार नोट कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, बार बार इन्हें पढ़िएगा। इन्हीं पर बेस्ड हमारे पास में सवाल आते हैं जिसकी प्रैक्टिस हम लोग शुरू करने वाले हैं, है ना जी। तो जल्दी ही आपकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। तो कंसेप्ट को बढ़िया से रिकॉल कीजिएगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। तो हम मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।